इस क्षेत्र को हम लोग 4 नाम से जानते हैं। क्षेत्र का नाम भारत ही क्यों पड़ा? जम्बू द्वीप का अर्थ है जामुन के पेड़ों की भूमि। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम आज आपको पढ़ाने वाला हूं भारत का इतिहास के बारे में। यानी कि आज हम लोग पूरे बेसिक से हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और हम लोग फिर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत होते हुए हम लोग आधुनिक भारत का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा और साथ ही हमारे साथ आपको जुड़ के पहले बेसिक सीखना होगा, जिसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप धड़ाधड़ आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं कि इस नक्शे का नाम आपको पता होगा कि इस नक्शे को हम लोग क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नक्शे का नाम हम लोग क्या लेते हैं? भारत। लेकिन आपको बताता चलूं कि इस क्षेत्र को, यानी कि ये जो नक्शा में क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र को हम लोग 4 नाम से जानते हैं। सबसे पहला नाम है भारत, जिसको हम लोग भारतवर्ष भी कह सकते हैं। दूसरा नाम है जम्बू द्वीप। दूसरा नाम क्या है? जम्बू द्वीप। याद रहेगा, जम्बू द्वीप। ठीक है, और तीसरा नाम है हिंदुस्तान और चौथा है इंडिया। चौथा है क्या? इंडिया। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। यानी कि इस मैप में जो भी क्षेत्र दिख रहा है, इस मैप में जो देश दिख रहा है, इस देश का नाम क्या क्या है? भारत है, जम्बू द्वीप है, हिंदुस्तान है या इंडिया है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है हमारा कि भारत नाम क्यों पड़ा? इस क्षेत्र का नाम भारत ही क्यों पड़ा, या जम्बू द्वीप ही क्यों पड़ा, या हिंदुस्तान ही क्यों पड़ा, या इंडिया ही क्यों पड़ा? तो उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, वो भी हम लोग यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन सबसे लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भारत हमारे देश का नाम क्यों पड़ा। तो उसको समझने से पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि हमारा देश भारत के उत्तर में यहाँ पर देखिए एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। जिसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो देखिए उत्तर में है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, और दक्षिण में जो है बहुत विशाल समुद्र है। ठीक है, दक्षिण में क्या है? बहुत विशाल समुद्र है। देखिए इधर भी अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर पर हिंद महासागर। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र के बीच के भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? भारत, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान या इंडिया कहते हैं। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र के बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, भारत, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान या इंडिया कहते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। यानी कि सिंधु नदी के पूरब के क्षेत्र को भी हम लोग क्या कहते हैं? भारत, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान या इंडिया कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, सिंधु नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके मिलती है। तो सिंधु नदी के पूरब के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? भारत, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान या इंडिया कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसको भारत ही क्यों कहते हैं? भारत का क्या कनेक्शन है, मतलब इस क्षेत्र को भारत ही क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 फैक्ट देखेंगे। कितने फैक्ट? 3 फैक्ट देखेंगे। ठीक है, पहला फैक्ट हम लोग देखेंगे महाभारत या पुराण के अनुसार जो है इसका नाम भारत या भारतवर्ष कैसे पड़ा। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैन धर्म के अनुसार जो है इसका नाम भारत कैसे पड़ा, यानी जैन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग। फिर तीसरा ग्रंथ देखेंगे ऋग्वेद के अनुसार जो है इसका नाम भारत क्यों पड़ा। चलिए सबसे पहला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि महाभारत या पुराणों में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात, महाभारत या पुराणों के अनुसार हम लोग यहाँ पर अगर समझें तो देखिए सबसे पहली भारत या भारतवर्ष का जो नाम है वो हस्तिनापुर के एक राजा हुआ करते थे। हस्तिनापुर कहाँ पर है आपको दोस्तों पता है? हस्तिनापुर वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक कस्बा है। ठीक है, हस्तिनापुर क्या है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक कस्बा है। ठीक है, अगर मैप में देखें तो देखिए यहाँ पर है, इस जगह लगभग होगा उत्तर प्रदेश, मतलब इस जगह के आसपास हस्तिनापुर नाम करके गांव था। ठीक है, यहाँ के राजा थे कौन? यहाँ के राजा थे, आपके सामने दिख रहा होगा, राजा दुष्यंत। कौन थे यहाँ के राजा? यहाँ के राजा थे राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी का नाम था रानी शकुंतला। ठीक है, इन्हीं के एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था भरत। इन्हीं के एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत। भरत जो है बहुत ही ज्यादा प्रतापी और वीर राजा थे, मतलब भरत बहुत ज्यादा ताकतवर राजा थे जिन्होंने क्या किया? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त कर लिया और एक बहुत विशाल साम्राज्य स्थापित किया। और क्या किया? एक बहुत विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अब सोच के देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस जगह जो है, इस जगह देखिए ये क्षेत्र हस्तिनापुर है। यहाँ के राजा कौन थे? दुष्यंत, और उनकी रानी थी शकुंतला। तो शकुंतला और दुष्यंत का एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राजा
भरत। भरत भी आगे चल के राजा बने और वे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, तो आसपास के जो क्षेत्र है ये सभी क्षेत्र क्या किए, उन्होंने जीत लिया। और इस क्षेत्र में को जीतने के बाद अब सोच के देखिए ये क्षेत्र किसका कहलाएगा, भरत का क्षेत्र कहलाएगा। किसका देश कहलाएगा, भरत का देश कहलाएगा। ठीक है, बात समझिए, भरत का देश कहलाएगा। तो भरत के देश को ही हम लोग भारत कहने लगे या भारत वर्ष कहने लगे। बात समझे, इस क्षेत्र के आसपास यानी कि हस्तिनापुर के आसपास के क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहने लगे थे, भारत कहने लगे थे। उन्हीं के नाम पर इस पूरे भूभाग को भारत या भारतवर्ष, भारतवर्ष का मतलब क्या होता है, भरत का देश, भरत का देश कहा जाने लगा। एक रीजन तो आपको समझ में आ गया कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के जो पुत्र थे राजा भरत, इन्हीं के देश को हम लोग भारत कहते हैं। ठीक है, एक रीजन तो महाभारत या पुराण के अनुसार ये हो गया। दूसरा रीजन है जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार। जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार जैन धर्म में टोटल आपको पता है कि 24 तीर्थंकर हुए। उनमें से जो पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव, जिनका नाम क्या था, ऋषभदेव, इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम भी था भरत। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, भरत। तो भरत ने क्या किया था, इस पूरे भूभाग को जीत लिया था। भरत ने क्या किया था, इस पूरे भूभाग यानी कौन से भूभाग, ये जो आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, ये वाला जो भारत का नक्शा देख रहे हैं, इस पूरे भूभाग को क्या किया था, राजा भरत ने जीत लिया था। कौन से राजा भरत, ये राजा भरत थे ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र। इन्होंने क्या किया था, इसको जीत लिया था और इसका नामकरण जो है उन्होंने अपने नाम पर किया था और उनका नाम क्या था, भरत था, जिस वजह से इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। ये तो दूसरे मान्यता के अनुसार हो गया। अब हम लोग तीसरे मान्यता के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार इसका नाम भारत क्यों पड़ा। ऋग्वेद में देखिए भरत नाम करके कोई राजा नहीं था, बल्कि भरत नाम करके एक शक्तिशाली कबीला था। कबीला किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग मिल के एक जगह रहते थे। जैसे कि अभी गांव में बहुत सारे लोग मिलके रहते हैं, उसी तरह से बहुत सारे लोग मिल करके एक जगह पर रहते थे। उस जगह को हम लोग बोलते थे कबीला। उस जगह को क्या बोलते हैं, कबीला। वर्तमान स्थिति के अनुसार आप किसी गांव को, किसी बड़े गांव को आप कबीला बोल सकते हैं। तो समझिए कि ऋग्वेद में कहा गया है कि भरत नाम करके एक बहुत शक्तिशाली कबीला था, जिसका जो शासन था वो कहाँ था, सरस्वती नदी के पूरब का क्षेत्र में था। सरस्वती नदी के पूरब के क्षेत्र में था। ये आपके सामने इस जगह ऐसे करके सरस्वती नदी है। तो इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में कौन सा कबीला आबाद था, बहुत शक्तिशाली कबीला, भरत कबीला। इस क्षेत्र में जो एक कबीला रहा करते थे जिसका नाम था भरत। ठीक है, तो भरत कबीला इस क्षेत्र में रहते थे, जिसके राजा का नाम था सुदास। जिसके राजा का नाम क्या था, सुदास। याद रहेगा, भरत कबीले के राजा का नाम था सुदास। इन्होंने क्या किया था, एक युद्ध हुआ था दशराग्य युद्ध, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक युद्ध था, दशराग्य युद्ध। याद रखिएगा, दशराग्य युद्ध के बारे में आगे पढ़ेंगे। दशराग्य युद्ध में क्या किया था, राजा सुदास ने विजय प्राप्त किया था। दशराग्य युद्ध में जीतने के कारण इसका बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया था, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। ये जब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो इसका जो कबीला का नाम था भरत, भरत कबीला भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। इसलिए उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहने लगे, उस क्षेत्र को जो है लोग भारत कहने लगे। बात समझ गए, उसी के कबीले के नाम से जो है इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहने लगे, भारत कहने लगे। ये तीसरी मान्यताओं के अनुसार है। चलिए अब देखते हैं दशराग्य युद्ध के बारे में। दशराग्य युद्ध के बारे में हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि दशराग्य युद्ध था क्या। तो सबसे पहले देखिए दशराग्य युद्ध हुआ कहाँ था, ये हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी को वर्तमान में क्या बोलते हैं, रावी नदी। तो ध्यान रखिएगा, परुष्णी नदी या रावी नदी के किनारे दशराग्य युद्ध लड़ा गया था। इसमें कौन कौन से राजा के बीच में युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा, भरत कबीले के राजा सुदास थे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है 10 राजाओं का समूह था। 10 राजाओं का समूह था, मतलब एक तरफ तो भरत कबीले के राजा सुदास अकेले थे और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक संघ था। मतलब 10 राजा मिल करके किसके नेतृत्व में, पुरु कबीले के नेतृत्व में, पुरु कबीले के राजा के नेतृत्व में 10 राजा मिल करके युद्ध किया था, जिसमें क्या हुआ, सुदास की विजय हुई। मतलब के भरत कबीले के जो राजा सुदास थे वो जीत गए, जिस कारण से भरत कबीले का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसी कारण इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ गया। बात समझ गए। अब ये दशराग्य युद्ध हुआ क्यों था, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि दशराग्य युद्ध हुआ क्यों था। सबसे पहले देखिए, राजा सुदास जो थे इसके एक सलाहकार हुआ करते थे जिसका नाम था विश्वामित्र। ध्यान रहेगा, सुदास के एक सलाहकार थे जिसका नाम था विश्वामित्र। लेकिन कुछ कारण की वजह से सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र को हटा के अपना
सलाहकार वशिष्ठ को क्या किया, अपना सलाहकार नियुक्त किया। इसलिए विश्वामित्र जो है इतना ज्यादा क्रोधित हुए, विश्वामित्र इतना ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने क्या किया, आसपास के जो टोटल 10 राजाओं को मिला करके क्या किया, विश्वामित्र ने राजा सुदास के खिलाफ आक्रमण कर दिया, राजा सुदास के खिलाफ आक्रमण कर दिया। लेकिन सुदास के जो सलाहकार थे, नए सलाहकार ऋषि वशिष्ठ, इनके सूझबूझ के कारण सुदास ने क्या किया, युद्ध को जीत लिया। इसलिए कहा जाता है कि दशराग युद्ध के विजय के बाद सुदास का यानी कि भरत कबीले का जो इतना वर्चस्व हो गया कि इस क्षेत्र को ही हम लोग भारत के नाम से जानने लगे थे। याद रह जाएगा, इतना सा भारत के बारे में डिटेल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जितना मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, आपको समझाने का प्रयास किया। अभी जब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र को हम लोग जम्बू द्वीप क्यों बोलते हैं। इस नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जामुन के बहुत ज्यादा पेड़ पाए जाते थे। जम्बू द्वीप यानी कि इस क्षेत्र में जो वर्तमान भारत का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्राचीन समय में बहुत पहले क्या होते थे, जामुन के बहुत ज्यादा पेड़ पाए जाते थे। जामुन के पेड़ के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को जामुन के पेड़ों की भूमि कहा जाने लगा था, जिसके शॉर्ट में हम लोग जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू मतलब जामुन और द्वीप मतलब जगह, यानी कि जामुन से भरपूर जगह को हम लोग क्या कहते हैं, जामुन के पेड़ों से भरपूर जगह को, भरपूर भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं। याद रह जाएगा, ठीक है, बस इतना सा ही याद रखना था। हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, तीसरा नाम है हमारे भारत का हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखे होंगे कोई तोतला बच्चा है तो वो रेल को वो क्या कहता है, वो लेल कहता है, ठीक है, रेल को क्या कहता है, लेल। मतलब कि जो तोतला रहता है वो आर का उच्चारण एल के रूप में करता है, यानी कि रॉ का उच्चारण लॉ के रूप में करता है। उसी तरह से प्राचीन जो फारसी लोग थे, प्राचीन जो फारसी लोग थे, वो फारसी लोग क्या करते थे, स्व का उच्चारण नहीं कर पाते थे, यानी कि एस का उच्चारण नहीं कर पाते थे। स्व को वो लोग क्या कहते थे, ह कहते थे। स्व को वो लोग क्या कहते थे, ह कहते थे, यानी कि एस को वो लोग क्या कहते थे, एच कहते थे। ध्यान रहेगा, स्व को क्या कहते थे, ह कहते थे। जैसे हमारे भारत के पश्चिम साइड में एक नदी है सिंधु नदी, एक नदी है सिंधु नदी। याद रहिएगा, सिंधु नदी को फारसी लोग क्या कहते थे, हिंदू नदी। क्या कहते थे, हिंदू नदी। याद रह जाएगा, सिंधु नदी को फारसी लोग क्या कहते थे, हिंदू नदी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान अभी रखना है। चलिए मैं सिंधु नदी को आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यही है सिंधु नदी। देखिए ये जो आपके सामने मैप दिख रहा होगा, यही है सिंधु नदी। सिंधु नदी के पूरब में जो भी लोग रहते थे उसको कहा तो जाना चाहिए था सिंधु, उसको सिंधु कहा जाना चाहिए था। लेकिन ये जो फारसी लोग थे ये सिंधु नहीं बोल पाते थे, स्व नहीं बोल पाते थे, इसको ह बोलते थे। इसीलिए इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये लोग हिंदू पुकारने लगे। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये हिंदू पुकारने लगे। हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों को वो लोग क्या पुकारने लगे थे, हिंदू पुकारने लगे थे। और अब सोच के देखिए, जहां पर हिंदू रहते हैं यानी कि जो हिंदू का स्थान है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदुस्तान। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदुस्तान। देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि प्राचीन फारसी लोग स्व को ह बोलते थे, यानी एस को एच बोलते थे। इसीलिए सिंधु नदी के पूरब में यानी कि पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे। सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों को वो क्या पुकारते थे, हिंदू पुकारते थे। और हिंदू जिस जगह में निवास करते थे यानी कि हिंदू के निवास स्थान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान। हिंदू के निवास स्थान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान। मध्यकालीन भारत में जो है मुगल काल में हिंदुस्तान शब्द का व्यापक प्रयोग होने लगा था। जब मुगल जो है भारत आए, मुगलों ने हिंदुस्तान शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे अधिक इस्तेमाल किसने किया, तो याद रखिएगा मुगलों ने किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लोगों को हिंदू कहा जाता था और उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाता है। इतना सा सिंपल है। अब देखेंगे हम लोग कि इसको इंडिया क्यों कहते हैं, यानी कि भारत को हम लोग इंडिया क्यों कहते हैं। तो इंडिया देखिए यहीं से आया है, यहीं से आया है, हिंदू शब्द से ही आया है। प्राचीन रोमन और यूनानी इतिहासकार जैसे कि मेगास्थनीज वो क्या कहते थे, सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडोज कहते थे। क्या कहते थे, सिंधु नदी को वो इंडोज कहते थे। और इंडोज को
लैटिन में हम लोग इंडिया कहते हैं, इंडोज को लैटिन में हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं, ठीक है। और 17वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए, ब्रिटिश भारत आए, तो उन्होंने इंडिया ही पुकारना स्टार्ट किया, यानी कि इस क्षेत्र को उन्होंने क्या पुकारना स्टार्ट किया, इंडिया पुकारना स्टार्ट किया। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि देश का नाम जो है इंडिया अर्थात भारत होगा। बात समझिए कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो संविधान बना, संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम रखा गया इंडिया अर्थात भारत, यानी कि हमारे देश का नाम इंडिया भी होगा और भारत भी होगा। तो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर ज्यादातर यूज होने वाला नाम है वो भारत, लेकिन देश के बाहर जब विदेश हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमारे देश का नाम ज्यादातर इंडिया यूज होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि भारतीय इतिहास का मतलब कि इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से थे? जेम्स मिल के अनुसार पहला भाग का नाम था हिंदू काल, दूसरा भाग था मुस्लिम काल और तीसरा भाग था ब्रिटिश काल। लेकिन फिर बहुत सारे इतिहासकार आए जिन्होंने इसे जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर काल को बांटने का विरोध किया और उन्होंने इसका नामकरण किया जैसे हिंदू काल, जिसमें कि हिंदू राजाओं का ज्यादा वर्चस्व था, यानी कि हिंदू काल में ज्यादातर हिंदू राजा जो है वो शक्तिशाली थे। और इसी काल को हम लोग कहने लगे प्राचीन भारत, इसी काल को हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत। ये शुरुआती जब से मानव की शुरुआत हुई, जब से मानव जीवन की शुरुआत हुई तब से लेकर के 712 ईस्वी तक, यानी कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तब तक, यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था भारत पर, यानी कि शुरुआत से लेकर के 712 ईस्वी तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं प्राचीन काल। इसमें क्या था? हिंदू राजाओं का वर्चस्व बहुत ज्यादा था। दूसरा है मुस्लिम काल को, जो है मुस्लिम काल को इतिहासकारों ने एक अच्छा सा नाम दिया जिसको हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मध्यकालीन भारत। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु यानी कि 1707 ईस्वी तक के भारत को हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत। कोई पूछे कि मध्यकालीन भारत का कालक्रम क्या है तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर के औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु तक के काल को हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत। और इसके बाद आपको पता है कि अंग्रेज आ गए, तो जब अंग्रेज आए यानी कि आधुनिक भारत कहलाए, ठीक है। अंग्रेजों के कालक्रम को हम लोग क्या कहते हैं आधुनिक भारत, यानी ब्रिटिश काल को हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत। तो ये आधुनिक भारत की शुरुआत जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल सत्ता जो है कमजोर होने लगा और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसीलिए इस काल को हम लोग यानी कि 1707 से लेकर के वर्तमान समय को हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत। तो बात समझ में आ गया होगा आपको पूरा कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देखिए 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक में। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसी तरह से आपका एकदम कंठस्थ हो जाइएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत या भारतवर्ष नाम किसके नाम पर पड़ा, ठीक है। भारत या भारतवर्ष नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ये नाम पड़ा देखिए महाराजा भरत के नाम पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा भरत के नाम पर जो है भारतवर्ष या भारत पड़ा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि महाराजा भरत किसके पुत्र थे, ये आपको बताना है कि महाराजा भरत जो है वो किसके पुत्र थे। तो वो पुत्र थे राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के। किसके? राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनुसार भारत किसके नाम पर पड़ा? तो जैन धर्म के अनुसार भारत जो नाम पड़ा वो ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर। ऋषभ देव के जो सबसे बड़े पुत्र थे जिसका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर जो है इस देश का नाम भारत पड़ा। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में भरत शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ? ऋग्वेद में भरत शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ? तो भरत शब्द जो है एक आर्य कबीला हुआ करता था, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार भरत नाम करके एक आर्य कबीला हुआ करता था जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, सरस्वती नदी के किनारे था। बात समझ गए?
सरस्वती नदी के पूरब में स्थित था ये कबीला, जिन्होंने क्या किया था, दशराग युद्ध जीता था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के अनुसार भरत कबीला किस नदी के पूर्वी क्षेत्र में था? तो आपको बताया मैंने सरस्वती नदी के पूर्वी क्षेत्र में था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दशराग युद्ध का संबंध किस नदी से है? दशराग युद्ध कहां पर हुआ था? तो मैंने आपको बताया था रावी या परुष्णी नदी के किनारे, रावी या परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी का ही नाम रावी नदी है। दशराग युद्ध में भरत कबीले के राजा कौन थे? आपको बता ही दिए थे। दशराग युद्ध में एक तरफ भरत कबीले के राजा सुदास थे और दूसरी तरफ जो है पुरु कबीले के नेतृत्व में 10 राजाओं ने मिलकर के सुदास के खिलाफ युद्ध किया था। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जम्बू द्वीप का अर्थ क्या है? जम्बू द्वीप का अर्थ है जामुन के पेड़ों की भूमि। जम्बू द्वीप का अर्थ है जामुन के पेड़ों की भूमि। चलिए हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो हिंदुस्तान शब्द जो है ये एक फारसी भाषा थी, यानी कि सिंधु से आया हिंदू, और हिंदू जहां पर रहते हैं उस क्षेत्र को फारसी लोग कहने लगे हिंदुस्तान। चलिए अब आते हैं कि प्राचीन फारसी लोग स्व का उच्चारण कैसे करते थे? तो स्व को क्या कहते थे? ह कहते थे। स्व को क्या कहते थे? ह कहते थे। हिंदुस्तान शब्द का व्यापक प्रयोग किस काल में हुआ? तो आपको बता ही दिए थे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है व्यापक रूप से यानी मूल रूप से मुगल काल में बहुत ज्यादा हुआ। चलिए इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम से हुई? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई। क्यों? क्योंकि सिंधु को जो है यूनानी लोग इंडोज कहते थे और इंडोज को ही लैटिन में इंडिया कहते हैं। बात समझ गए? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन यूनानी ने सिंधु नदी को क्या कहा? तो सिंधु नदी को इंडोज कहा। सिंधु नदी को क्या कहा? इंडोज। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी शब्द इंडोज लैटिन में क्या बन गया? तो लैटिन में इंडोज जो है इंडिया बन गया। लैटिन में इंडोज क्या बन गया? इंडिया बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कैसे लिखा गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत लिखा गया। क्या लिखा गया है? इंडिया अर्थात भारत, यानी कि हमारे देश का नाम ऑफिशियली इंडिया भी है और भारत भी है, हिंदुस्तान ऑफिशियली नाम नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किसने किया? किसने किया? जेम्स मिल ने किया। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। चलिए जेम्स मिल के अनुसार हिंदू काल कब तक माना गया? हिंदू काल को ही आपको बताया कि प्राचीन भारत बोला जाता है और ये था 712 ईस्वी तक, यानी शुरुआत से लेकर के 712 ईस्वी तक को हम लोग हिंदू काल या प्राचीन भारत बोलते हैं, क्योंकि इसमें हिंदू राजाओं का वर्चस्व ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि अभी मुस्लिम आक्रमणकारी आए ही नहीं थे भारत। ठीक है, बात समझ गए? जेम्स मिल के अनुसार मुस्लिम काल, जिसको हम लोग मध्यकालीन भारत बोलते हैं, वो 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक के पीरियड को कहा जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग 19वां क्वेश्चन कि जेम्स मिल के अनुसार आधुनिक भारत की शुरुआत कब से हुई? तो आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 ईस्वी यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ही दशराग युद्ध का वर्णन है 7वें मंडल में। याद रखिएगा दशराग युद्ध का वर्णन जो है 7वें मंडल में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों यहां तक जो है ना हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, हमने थ्योरी पढ़ लिया। अब आपको इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि यहाँ पर टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से आपको हिस्ट्री और भी सब्जेक्ट समझाए जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।